नमस्कार। क्या खरीदे क्या बेचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मार्केट्स पे नजर डालें तो मार्केट्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे भी मार्केट लगातार रिकॉर्ड हाइस टच कर ही रहा है, लेकिन वायदा बाजार की जब मंथली एक्सपायरी होती है उस हफ्ते में तो एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बुधवार के बाजार में भी क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब बुधवार को होने लगी है तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। निफ्टी में एक्शन आज भी देखने को मिलेगा क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उस लिहाज से आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए इस पर हम खास तौर पे फोकस करेंगे। और हमारी तैयारी कराने में आज हमारी मदद करेंगे विष्णुकांत उपाध्याय जी, हमारे खास मेहमान हैं, मास्टर कैपिटल सर्विसेज के एवीपी एडवाइजरी और रिसर्च हैं ये। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। धन्यवाद संदीप जी, नमस्कार एंड गुड इवनिंग आपके सभी दर्शकों को भी। सर मैं आपके पास आऊंगा, जरा एक बार हाइलाइट्स देख लेते हैं कि बुधवार को बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला था, यानी कि कल का बाजार कैसा रहा है, मार्केट में किस तरह का एक्शन था, वो आपके सामने जल्दी से रखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में 147 अंक, सेंसेक्स में 621 और बैंक निफ्टी में 264 अंकों की तेजी हमने देखी। दिन के दौरान निफ्टी ने ऑलमोस्ट 23,900 का लेवल टच कर लिया था, 23,889.90। ये नया रिकॉर्ड हाई है जो कि निफ्टी ने दिन के दौरान टच किया था। सेंसेक्स ने पहली बार 78,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, एक नया कीर्तिमान सेंसेक्स ने टच किया है बुधवार के बाजार में। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंटरडे में बैंक निफ्टी ने भी 52,988.30 का नया रिकॉर्ड हाई टच किया है। तो नए कीर्तिमान पर रिकॉर्ड हाई पे निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन पहुंचा है, मंथली एक्सपायरी के दिन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उठापटक हमने देखी और हायर लेवल से थोड़ा रिट्रेस होकर ही बैंक निफ्टी में हमने देखा कि क्लोजिंग देखने को मिली थी। अब कुछ शेयरों की बात करें जहां पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, तो उसमें आज कई दिनों के बाद दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज में मूव देखने को मिला। दिन के दौरान इस शेयर ने 3,000 का जो लेवल है वो पार किया था और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली। शेयर ने नया रिकॉर्ड हाई भी टच किया। इसके साथ साथ एयरटेल और अल्ट्राटेक ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार होते हुए नजर आए, यानी कि दिग्गजों का दिन था। आरआईएल ने 3,037.95 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और उसके ऊपर ही जाकर बंद हुआ। टॉप लूजर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, एमएनएम, बजाज ऑटो, कुछ ऑटो स्पेस के स्टॉक्स हैं जो कि दूसरे दिन लगातार थोड़े से हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड हाई से इनमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है और निफ्टी में यही सबसे ज़्यादा दबाव बनाने में ऊपर नजर आ रहे थे। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1,318 शेयर ऐसे थे एनएसई पर जो कि गिर रहे थे, लेकिन उसकी तुलना में चढ़ने वाले शेयरों की अगर आप बात करें तो वो 1,132 थे, यानी कि जो एडवांस डिक्लाइन है वो बियर्स के पक्ष में है, जो मंदी करने वाले हैं उन्हीं के पक्ष में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहां से पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रहा है। फ्रंटलाइन इंडाइसेस जरूर मजबूत हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में थकावट के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो 122 अंकों की गिरावट के साथ वहां क्लोजिंग देखने को मिली। तो एक तरफ जहां निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स पे प्रेशर है और उसके साथ साथ आप देखिए रुपए में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। 14 पैसे की कमजोरी के साथ 83.57 पर क्लोजिंग जो है वो रुपए में देखने को मिली है। वायदा बाजार की बात करें तो इंडिया सीमेंट्स, वोडाफोन आइडिया, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि वायदा बाजार में आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एमसीएक्स, एनएमडीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स ये वायदा बाजार के लूजर्स की सूची में सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे। अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार एक्शन ऊपर की ओर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंडिया विक्स जो कि वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर है उसमें हमने देखा कि 2% की गिरावट के साथ ही कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो काफ़ी कंफ्यूजन है। जो लार्ज कैप्स हैं, जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं, उनमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप में हम देख रहे हैं कि थकावट के संकेत साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। तो सर एक तरफ मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ जो इंडिया विक्स है उसमें हम गिरावट देख रहे हैं, यानी कि इंडिया विक्स नीचे आ रहा है, जो दर्शा रहा है कि बाजार में कोई ऐसी चिंता की या फिर गिरावट वाली कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कल की क्लोजिंग या 2 दिन से जिस तरह से रिकॉर्ड हाइस पे क्लोजिंग हो रही है, निफ्टी की जो रेंज है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकती जा रही है? संदीप जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से जो हमारा इंडिया विक्स है, जिसको कि हम एक वोलेटिलिटी इंडेक्स या फिर फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, जो सेटलमेंट हुआ है पोस्ट इलेक्शन आउटकम के बाद, लगभग हमने देखा कि 4 जून को जो हाई था 31.7 के आसपास का था, जो कि उन लेवल्स पे से लगभग 60% की गिरावट हमने इंडिया विक्स में देखने को मिली, हम देख चुके हैं। और साइमल्टेनियसली जो इंडिया विक्स की जो गिरावट है वो रिफ्लेक्ट हुई है हमारे इंडेक्सेस में। और अभी निफ्टी की, जैसे कि आपने भी बताया, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी, तो तीनों ही जो मेजर इंडाइसेस हैं अपने ऑल टाइम हाई पे फिलहाल अभी ट्रेड कर रही है।
ओके। अब आउटलुक की यदि हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर सेंटिमेंट्स है मार्केट का वो फिलहाल अभी पॉजिटिव ही रहने वाला है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 24,500 और 24,800 ये ईयर एंड तक के लेवल्स हैं, जो कि हमको मुझे आने वाले लगते हैं, ईयर एंड तक ये लेवल अचीव हो सकते हैं। अब इन जैसा कि आपने बताया कि कल के सेशन में जो हमने एक तेजी देखने को मिली, उनके हम्म। जो मेन रीजन था उसके पीछे वो था कि स्ट्रेंथ इन द इंडेक्स हैवीवेट्स। रिलायंस की बात करें, फ्रेश ऑल टाइम हाई। एचडीएफसी बैंक की बात करें, इट इज वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, माइनली 2% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई लेवल। हम्म। एचडीएफसी बैंक का है, एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई, आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई। और जितने भी हैवी वेट्स हैं जो कि आपने भी कोट किया, अल्ट्राटेक है या कोई और है, तो ये जो पार्टिसिपेशन आ रहा है बड़े फंड की तरफ से, यानी कि एफआईआई की तरफ से, जो मार्केट में दोबारा लौट के आए हैं। मई के मंथ में जो 42,000 करोड़ की सेलिंग की थी, और इस मंथ में वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है, यानी कि ना के बराबर उन्होंने बाइंग किया ना ही सेलिंग किया। ये ही एक अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ है मार्केट के लिए कि ये जो बड़े फंड हैं, चाहे वो डीआईज हो चाहे वो एफआईज हो, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो लार्ज कैप मेगा कैप स्टॉक्स में निकल के आ रहा है। तो ओके। मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों की वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है और टेकिंग सेरेमनी हुई है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, या फिर स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ है, हम्म। ये सारे ही जो डेवलपमेंट्स मार्केट में हो रहे हैं ये एक पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ इंडिकेट करते हैं। मुझे लग रहा है कि हर बाय, एवरी बाय विल बी ब्यूटीफुली इंजॉयड इन द टुवर्ड्स बाइंग, कि कोई भी डिक्लाइन मार्केट में आता है उसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ज़्यादातर दिग्गज निवेशक करके चल रहे हैं, चाहे वो संस्थागत निवेशक हो घरेलू फ्रंट पर या फिर विदेशी। इनकी ओर से जो खरीदारी आ रही है और जो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी जो सिनेरियो बन रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं स्थिरता लौट रही है और खरीदारी की ओर जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईयर एंड के लिए 24,500 और 24,800 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। दिक्कत की बात है सर, ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखेंगे तो थकावट साफ तौर पर नजर आ रही है। रनअप बहुत शार्प देखने को मिला था, अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है सर, मिड कैप स्मॉल कैप को इग्नोर करते हुए बाजार लगातार ऊपर की चाल चलता रहेगा, या हमें इसमें कुछ चिंता करने की जरूरत है जो मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो लीनियंसी पिछले दो एक दिनों में देखने को मिली है ये हम्म। बहुत ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू रहने वाली है। कुछ मार्केट के डेवलपमेंट भी ऐसे हुए हैं, जैसे कि अभी सेबी की तरफ से एक बड़ा म्यूचुअल फंड है, उसके ऊपर थोड़ा सा निगरानी भी बनी हुई है, क्वांट म्यूचुअल फंड है। तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स ड्रॉप हुए हैं मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ। बट अभी आप देखिए कि लार्ज कैप जो कि एक काफी टाइम से एक लीनियंट सेक्टर कहें या फिर एक स्पेस कहें, वो बना हुआ था, और पैसा जो था वो स्मॉल कैप और मिड कैप में बना हुआ था। अब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके सारा जो पैसा है वो लार्ज कैप की तरफ आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है वैल्यूएशन कंफर्ट्स, क्योंकि लार्ज कैप के स्टॉक्स में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, और कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट अभी नहीं है। तो ऑल्दो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय तक गिरावट अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में वो जारी रहेगी। ये एक नी जर्क रिएक्शन है किसी फंडामेंटल डेवलपमेंट का। आने वाले दिनों में लगभग हम 4 से 5 दिन की बात करें तो दोबारा एक अच्छे लेवल्स पे मार्केट आता है, तो डेफिनेटली मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बैंक निकल के आएगी। और ऐसा सिनेरियो हम पहले भी देख चुके हैं, जब सेबी की तरफ से एक फ्रॉग बबल हो रहा है, इस टाइप की कोई न्यूज मार्केट में बनी थी, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक सेलिंग आई थी, बट विद इन 2 और 3 डेज एक शार्प रिकवरी हमको मार्केट में देखने को मिली। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी शार्प रिकवरी आती हुई दिखे, या तो फिर थोड़ा सा ठहराव के बाद एक फिर से रैली की और ये दोनों इंडाइसेस बढ़ते हुए दिखें। लेकिन एक और चिंता मार्केट को सता रही है, वो है ऑटो शेयरों में जो थकावट दिख रही है। ऑटो शेयरों में हमने देखा रिकॉर्ड रन्स देखने को मिले थे, लेकिन अब वो भी गियर शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा बैक गियर में जाते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो बड़ा बजाज ऑटो हो, चाहे वो M&M हो, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चले हैं, इन शेयरों में अब हम थोड़ी सी थकावट देख रहे हैं। सर, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? कोई ऑटो स्टॉक जो आपके रडार पे हो? देखिए, मुझे ऑटो सेक्टर्स में भी हाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, देयर इज नो डाउट, बट स्टिल आई बिलीव कि एक जो कंटिन्यूएशन होता है या फिर एक एक्सटेंशन होता है इस प्रॉफिट बुकिंग का, वो एक्सटेंशन जो है वो इंटैक्ट रहने वाला है, ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। जब कोई भी चीज इतना रनअप दे चुकी होती है तो डेफिनेटली एक करेक्शनल फॉल उस सेक्टर्स में देखने को मिलता है। और ये जो फॉल मार्केट में आया है, जो बजाज ऑटो है या फिर हीरो मोटोकॉर्प है, इन शेयर्स में जो गिरावट आ रही है, मुझे लगता है कि ये गिरावट भी एक शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगी, बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये गिरावट इंटैक्ट नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत कुछ फंडामेंटल हेडविंड्स हो सकते हैं इनकी वजह से ये गिरावट मार्केट में बनी हुई है, बट टेक्निकली
ये जो स्टॉक्स हैं अभी भी फिलहाल अभी अपने एक अच्छे जोन में हैं, और बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी इन स्टॉक्स में भी और इस सेक्टर में भी आप बना के चल सकते हैं। और तो यदि बजाज ऑटो ऑटो सेक्टर, तो बजाज ऑटो हीरो मोटो को के अलावा कोई और भी शेयर हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, कोई ऑटो एंसिलरी स्पेस से या कोई मिड कैप टीवीएस स्पेस से? टीवीएस जो है मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंटर हो सकता है शॉर्ट टर्म बाइंग का। एक अच्छा करेक्शनल फॉल भी आ चुका है और एक अच्छे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास से आज इस शेयर ने एक रिकवरी भी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ आप टीवीएस को एक बार कंसिडर करके चल सकते हैं बैंक के लिए ऑटो स्पेस से। ठीक है सर, तो हीरो मोटो कॉर्प और बजाज ऑटो के अलावा टीवीएस मोटर में भी रिकवरी के इंडिकेशंस दिख रहे हैं, यहाँ पे भी पोजीशंस तेज़ी की बनाई जा सकती है। इसके अलावा सर हम कुछ और सेक्टर्स की बात करें जो कि बुधवार को लाइमलाइट में थे, उसमें एनर्जी यानी कि ऑयल एंड गैस और उसके साथ साथ इंफ्रा एक नई थीम के तौर पे उभर के सामने आते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी लंबे समय के बाद चला है, तो उसका इम्पैक्ट हमने एनर्जी यानी कि ऑयल एंड गैस में आता हुआ दिखा है। क्या हम कह सकते हैं कि तेल गैस और उसके साथ साथ इंफ्रा शेयरों में एक नई तेज़ी की शुरुआत हुई है? डेफिनेटली इंफ्रा और एनर्जी सेगमेंट में हम पहले से भी बुलिश थे, और मुझे लगता है कि इंफ्रा में ये जो बुलिशनेस है ये कंटिन्यू रहेगी। जैसा कि आपने जीएमआर में भी देखा और उसके अलावा और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं, उनमें भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला है बुल्स की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये इंफ्रा स्पेशली जो सेक्टर है इसमें कंटिन्यूटी तेजी की बनी रहेगी। एलएनटी जैसे जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं मुझे लगता है कि काफी अच्छे लेवल्स पे हैं बाइंग के नजरिए से, टेक्निकल बाइंग के नजरिए से देखा जाए तो आप एलएनटी को बाइंग करके चल सकते हो। आप जीएमआर इंफ्रा को, मुझे लगता है कि जीएमआर इंफ्रा जैसा स्टॉक है वो ट्रिपल डिजिट में बहुत ही वेरी सून आपको एक ट्रिपल डिजिट में ये शेयर आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो इंफ्रा स्पेस से एलएनटी और जीएमआर इंफ्रा, कोई ऑयल एंड गैस के पॉकेट से भी आपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं सर? एमजीएल मेरे को काफी अच्छा स्टॉक नजर आता है फिलहाल, महानगर गैस का, तो आप एक बार उसको कंसिडर करके चल सकते हैं। चलिए, तो ऑयल एंड गैस से एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड और इंफ्रा स्पेस से एलएनटी और जीएमआर इंफ्रा में तो इनफैक्ट बहुत जल्दी ट्रिपल डिजिट्स में ये अपने जो टारगेट्स हैं वो हासिल कर सकता है, ऐसा हमें विष्णु सर बता के चल रहे हैं। चलिए, तो बात हुई बुधवार के बाजार की। अब आज का दिन बहुत क्रूशल है सर। पूरे महीने में अगर हम देखें तो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सारे महीने की जो पोजीशंस हैं वो वाइंड अप होती हैं या तो फिर उन्हें स्क्वायर ऑफ किया जाता है। तो वायदा बाजार की जो मंथली एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज की जो तैयारी है, आज कैसे ट्रेड करना है, आज किन स्टॉक सेक्टर्स पे फोकस करना है, ये दिन बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। तो उस लिहाज से सर पहले तो निफ्टी के ऊपर ही बात करते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन क्या बैंक निफ्टी में हमें खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? किस तरह के ट्रेड की आप सलाह दे के चल रहे हैं? संदीप जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मंथली एक्सपायरी है, जून सीरीज की एक्सपायरी है, ये मेन एक्सपायरी होती है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि आज के दिन यानी कि आज बृहस्पतिवार के दिन मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। देखिए, एक्सपायरी वाले दिन हमारी दो स्ट्रेटेजीज होती हैं। पहला तो ये कि यदि 1 बजे तक मार्केट में यदि कोई अच्छा खासा मूव आ जाता है तो सेकंड हाफ के लिए हम कोई न्यूट्रल स्ट्रेटेजी को पिक करते हैं, राइट। और ठीक यदि है। 1 बजे तक कोई अच्छा खासा मूव नहीं आता है और सेकंड हाफ में क्योंकि हमको मूव आने की एक्सपेक्टेशन होती है तो हम कोई डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। अब यदि हम बात निफ्टी की करें कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो काफी सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो एक्सपायरी को ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, दोनों साइड का मूव होता है, तो स्टॉप लॉस काफी हिट होते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। तो स्ट्रेटेजी वो ये अपनाते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन उनको ट्रेड नहीं करना है, या फिर एक्सपायरी वाले दिन यदि उनको ट्रेड भी करना है तो उनको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है, राइट। अच्छा, तो अगले महीने में। मुझे लगता है कि उन ट्रेडर्स के लिए निफ्टी में बाय ऑन डिक्लाइन की जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी अडॉप्टेबल है। डाउन साइड में मुझे लगता है कि निफ्टी में आप 750, 740, 760 के आसपास, 23,760 के आसपास बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। 630 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और 23,900 और 23,980 तक के टारगेट वेरी सून, बहुत ही जल्दी हमको कार्ड पे देखने को मिल सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म की आप बात करें, मतलब नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट आ जाएंगे 23,940 के? Definitely. We चलिए, are holding our bullish bias intact in Nifty for next week also. ठीक है। तो 23,640 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 23,940 के टारगेट बहुत जल्द आते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी में, और 23,760 ये लेवल है जिसके आसपास आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगले महीने यानी कि अगली सीरीज में आप ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर है आज की सीरीज की बजाय, क्योंकि आज के दिन में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। स्टॉप लॉसेस आपके ट्रिगर होने के या हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए निफ्टी में अगर आप इंपल्सिव ट्रेडर, आपको ट्रेड लेना ही है,
तो आप अगली सीरीज में ट्रेड इनिशिएट कीजिए, ये हमें विष्णु जी बता रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कल हमने देखा था सर, RIL, भारती एयरटेल, ये निफ्टी के टॉप गेनर थे। इन्होंने निफ्टी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो दो हम कह सकते हैं ये टेलीकॉम स्पेस में भी हैं दोनों कंपनियां। RIL तो इनफैक्ट ऑयल एंड गैस में भी बड़ा प्ले है। तो उस लिहाज से क्या आज भी इनमें तेज़ी के साथ पोजिशंस बना के चला जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बना के चला जा सकता है। RIL की यदि मैं बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई है, और आपने भी कोट किया था कि 3,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और मुझे लगता है कि RIL और एयरटेल में ये जो तेजी बनी हुई है, ये जो 5G स्पेक्ट्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो कुछ फंडामेंटल अपडेट्स आए हैं इनकी वजह से भी बनी हुई है। और भारतीय एयरटेल भी अपने एक कंसोलिडेशन रेंज को निकल के अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज दिया है। तो मुझे लगता है कि तेजी इन दोनों ही स्टॉक्स में कंटिन्यू रहेगी। यदि आप लेवल की बात करते हैं तो एयरटेल की यदि हम बात करें तो एयरटेल, संदीप जी, यदि एयरटेल की बात करें तो हम एक्सपेक्टिंग कि 1520 तक के लेवल मुझे एयरटेल में बहुत जल्दी आते हुए नजर आते हैं। डिक्लाइन पे बाई करने की रिकमेंडेशन होगी 1440 के आसपास। यदि कोई आपको रेट मिलती है तो आप भारतीय एयरटेल में बाइंग करके चल सकते हैं। डाउन साइड में 1400 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। वहीं यदि हम रिलायंस की बात करें, यदि वही यदि हम, सॉरी 1 सेकेंड, मेरा अभी चार्ट लोड नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, टाइम लीजिए आप। श्योर। हाँ, वही यदि हम रिलायंस की बात करें तो जो क्लोजिंग हुई है कल के सेशन में वो 3021 के आसपास की हुई है। यानी कि जो साइकोलॉजिकल मार्क है 3000 का, इसके ऊपर ही क्लोजिंग है। अब मुझे एक्चुअली होता क्या है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें 4-5% की जो तेजी होती है संदीप जी, ये बहुत एक्सट्रीम तेजी में कंसीडर किया जाता है। तो जो रिलायंस में जो 4% की तेजी हमको कल के सेशन में देखने को मिली, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा मार्केट में देखने को मिल सकती है रिलायंस में। बट अल्टीमेटली शेयर जो है वो बाय ऑन डिक्लाइन की रेंज में ही है। तो डाउन साइड में आपको 2980 यानी कि 2980 या 2990 की कोई भी रेंज मिलती है जो कि आवरली चार्ट पे 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, तो वो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। हायर साइड में आई एम एक्सपेक्टिंग शॉर्ट टर्म में 3080 से लेके 3100 तक के लेवल आपको रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा सर इस केस में? स्टॉप लॉस आपको 2950 रुपए का लगा के चलना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि करंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी है? सर देखिए, यहाँ पे आप दो स्टैगर्ड वे में भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि यदि ये लेवल यहाँ से चला गया तो आपको क्या करना है, क्योंकि ऑल दो मार्केट में पॉजिटिविटी है, अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है आज के सेशन में। तो ये भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव यहीं से स्टार्ट हो जाए, दोबारा से मार्केट कल ही 10-20 रुपए ऊपर खुलना स्टार्ट हो जाए। बट सेफर साइड के लिए हमको बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना होगा। बट यदि कोई भी यहाँ भी बाइंग करना चाहता है तो 50% जो भी अमाउंट उसको डिप्लॉय करना है, लेट से 1 लाख रुपए की उसको बाइंग करनी है, तो 50,000 के अमाउंट के साथ वो यहाँ प्रेजेंट लेवल पे कर सकता है, और 50,000 की जो बाइंग है उसको बाय ऑन डिक्लाइन के साथ करना चाहिए। चलिए, तो स्टैगर्ड वे में रिलायंस को खरीदें। आप थोड़ा यहाँ ले लीजिए, थोड़ा नीचे में 2980 के आसपास खरीदिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2950 का। 3080 और 3100 तक के जो लेवल्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। और वैसे ही बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप एयरटेल में भी अपनाइए। 1440 रुपये ये आपका लेवल है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। उस केस में 40 रुपये नीचे यानी 1400 रुपये में आपका स्टॉप लॉस होगा। और एयरटेल में 1520 तक के जो टारगेट्स हैं वो हमें विष्णु जी बता रहे हैं कि बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। कुछ सर वायदा बाजार के स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया सीमेंट्स में फिनोमिनल गेन देखने को मिले। कल 14% के आसपास की रैली इसमें देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया में भी गेंस थे। इनफैक्ट टेलीकॉम एज अ पैक में आप कह रहे हैं कि वो जो न्यूज़ आ रही है 5G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन को लेकर, राजा बिडिंग को लेकर, उसका इंपैक्ट हमने वोडाफोन आइडिया पे भी देखा। और उसके साथ साथ जी एंटरटेनमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ देखा। 2-3 दिन से गिरावट आ रही थी, उसका अब रिवर्सल जो है वो हमने कल के सेशन में बनता हुआ देखा है। तो क्या इन 3 शेयरों में भी तेज़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, या लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि केवल ये शॉर्ट कवरिंग ही है? देखिए, डेफिनेटली जिन तीनों स्टॉक की आपने बात की, आज के सेशन की यदि हम बात करें तो जील की यदि मैं बात करूं तो जील में भी एक लॉन्ग बिल्डअप हमको देखने को मिला है। और सारे ही स्टॉक्स में जिनकी आपने बात की है हमको लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है, चाहे वो इंडिया सीमेंट हो या वो आपका वोडाफोन आइडिया हो। जील की हम बात करें तो सॉरी मैं जील की यदि हम बात करें तो आज लॉन्ग बिल्डअप नहीं हुआ है। 10.5% के आसपास की इसमें शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली है, राइट। तो मुझे लगता है कि जील में वैसे भी टेक्निकली हमारा हम व्यू देते नहीं है और हमारे जील में कोई व्यू नहीं है।
बट वोडाफोन आइडिया की यदि हम बात करें तो मुझे वोडाफोन आइडिया फिलहाल अभी बाय और डिक्लाइन के फेज में लगता है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 20 से 21 रुपए तक के लेवल आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि बाय और डिक्लाइन की हमारी सलाह रहेगी। बाइंग कहाँ कहाँ करना है आपको, वो मैं लेवल आपको एक बार कोट कर देता हूं। वोडाफोन आइडिया में आपको 17 रुपए 70 पैसे के आसपास बाइंग करनी है। ऑल्दो ये अपने बहुत ही हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है इसका जो 18.5 है, उसके आसपास से इसमें एक मार्केट के लास्ट के आवर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट जिस तरीके से इसमें एक कंटिन्यूटी और लॉन्ग बिल्डअप लगातार बन रहा है, मुझे लगता है कि ये जो 18.5 का लेवल है ये आने वाले टाइम में ब्रेक कर देगा, और 21 तक के लेवल आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो 17 रुपए 70 पैसे पे हमारी बैंक की रिकमेंडेशन होगी। स्टॉप लॉस के तौर में आपको 16 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। हायर साइड में आपको 19.5 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टारगेट्स आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल सकते हैं। संदीप जी, यदि मैं इंडिया सीमेंट की बात करूं तो मैं इंडिया सीमेंट को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहूंगा, क्योंकि आज के सेशन में हमने एक अच्छा खासा गेन इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकता है। बट ये लेवल्स अभी फिलहाल बाइंग करने के नहीं है, तो प्राइसेस को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, मॉडरेट होने दीजिए, उसके बाद ही हम इंडिया सीमेंट में अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई वायदा बाजार के टॉप गेनर्स की, जिन्होंने कल काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें एमसीएक्स था, एनएमडीसी था, अपोलो हॉस्पिटल था, बलरामपुर चीनी। शुगर शेयरों में जो पिछले हफ्ते कुछ गेंस बने थे उसके बाद हमने देखा है कि अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आ रही है, तो ये वायदा बाजार के टॉप लूजर्स में शामिल थे। इन शेयरों के चार्ट्स में कुछ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है सर? तो देखिए, मेटल कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो मेटल में गिरावट है, चाहे वो टाटा स्टील हो, सेल हो, एनएमडीसी हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस स्पेस को स्टेबलाइज हो जाने दीजिए, और उसके बाद ही इसमें हम एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिलहाल अभी हाँ, एमसीएक्स में मेरे को जरूर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि एमसीएक्स में बाइंग करने की एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि अभी ये जो इसका रिसेंट स्विंग लो है 37-39 के आसपास का, वो अभी भी इंटैक्ट है। और चार्ट पे भी यदि देखें तो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही एमसीएक्स ने क्लोजिंग दी है। तो एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर ट्रेडिंग अबव 3720, यानी कि 3720 के ऊपर जब तक प्राइसेस है, बाइंग पोजीशंस को आप बना के चल सकते हैं। जिसकी बाइंग पोजीशन है ऑलरेडी वो 3720 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकता है। हायर साइड की यदि मैं बात करूं तो 3950 यानी कि 3950 3960 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अपोलो हॉस्पिटल की यदि हम बात करें वही यदि अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो सिमिलर स्टोरी अपोलो हॉस्पिटल में भी बिल्ड हो रही है। रीसेंट स्विंग लो जो था इसका 6100 के आसपास तक का, विच इज लाइंग इन द विसिनिटी ऑफ 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये लेवल इसका जब तक इंटैक्ट होता है, क्योंकि फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक किया है, तो टेक्निकली स्ट्रेंथ अभी इसमें अपोलो हॉस्पिटल में बनी हुई है। अब जब तक ये शेयर 6100 यानी कि 6100 के नीचे नहीं जाएगा, आप अपनी बाइंग पोजीशन को इंटैक्ट कर सकते हैं, और रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है। इन लेवल्स पे से भी आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। हायर साइड में आपको 6300 तक के लेवल अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 6300 तक के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल में और 3960 तक के टारगेट एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों ने अपने स्विंग लोज को नहीं तोड़ा है, तो उस लिहाज से यहाँ पे खरीदारी करने की जो राय है आप दे रहे हैं, या तो फिर जो बाइंग पोजीशन है जिनके पास पहले से पोजीशन खड़ी है वो स्टॉप लॉसेस लगा के इनमें मेंटेन करके चल सकते हैं। अब आखिरी सवाल सर, आज क्योंकि अहम दिन है, मंथली एक्सपायरी का दिन भी है, किन सेक्टर्स पे, किन स्टॉक्स में आज पैसा बनेगा, आप कहाँ रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं यदि वायदा कारोबार सेगमेंट की बात करूं तो मुझे लगता है कि पीईएल और एयू स्मॉल फाइनेंस, इनमें कल के सेशन में हमने एक बहुत अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये दो स्टॉक्स जो हैं अपने रडार पे रखने चाहिए। एयू स्मॉल बैंक में हमारी बैंक की रिकमेंडेशन रहेगी 685 पे। स्टॉप लॉस आपको 670 रुपए का मेंटेन करना है। हायर साइड में आपको 720 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यदि आप ये जो कॉल जो मैं आपको एयू बैंक की बता रहा हूं, आप 2-3 दिन के लिए भी इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। वहीं मैं पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करूं तो 905 रुपए के आसपास हमारी बैंक की रिकमेंडेशन है। 880 रुपए के आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं, और हायर साइड में 950 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एनर्जी पावर सेक्टर से मैं टाटा पावर पिक करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। अच्छा स्टॉक है, और इतना ज्यादा गिरावट टाटा पावर में हमको देखने को कमी मिलती है। तो थोड़े से जो रिस्कियर हैं, जो थोड़ा सा अपना रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं,
₹425 पे टाटा पावर को बाइंग करके चल सकते हैं। ₹415 का उनको स्टॉप लॉस लगाना होगा और हायर साइड में ₹460 तक के टारगेट आपको टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। सर, आपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कहा कि 2 से 3 दिन में टारगेट आ जाएंगे। पिरामल एंटरप्राइजेस और टाटा पावर के लिए भी यही व्यू है सर? सेम, बिल्कुल। चलिए, तो 2 से 3 दिन के लिए टाटा पावर, पिरामल एंटरप्राइजेस और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको बताए गए हैं स्टॉप लॉसेस और टारगेट के। और निफ्टी तो वो पहले ही बता चुके हैं कि अगली सीरीज़ के लिए अगर आप खरीदते हैं तो 23,760 पे आपको खरीदना है। 23,640 का आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपके 23,940 तक के होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन आपसे विदा लें उससे पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? नहीं सर, फिलहाल मेरी पर्सनल होल्डिंग अभी इन तीनों शेयर्स में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, स्टॉक्स शेयर करने के लिए और अपनी रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। थैंक यू सर। तो आज बहुत ही अहम दिन है मार्केट के लिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है। उम्मीद है कि आज भी बाजार में तेज़ी जारी रह सकती है। जो स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए हैं, उम्मीद है उससे आपका दिन आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।